हेलो एवरीवन, मैं यशवंत कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेल्डिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। पिछले वीडियो में हमने रिवेटिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। तो जो ये वीडियोज़ हैं हमारी, ये NFL जो अपकमिंग एग्जाम 7 तारीख को, उसके बाद UPRVNL 5 को है, या फिर बोरिंग टेक्नीशियन इसरो, इन सभी के लिए एक रामबाण वीडियो है। इससे पेपर में क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा टेम्परेरी ज्वाइंट है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए कौन सा टेम्परेरी ज्वाइंट है, तो आप सभी को पता है जो प्रेस फिट ज्वाइंट होता है क्या है, टेम्परेरी ज्वाइंट के अंतर्गत आता है। बेल्डिंग ज्वाइंट हो गया, इसे किसके अंतर्गत रखते हैं, परमानेंट ज्वाइंट के अंतर्गत रखते हैं। रिवेटेड ज्वाइंट को भी कहीं कहीं परमानेंट के अंतर्गत रखा जाता है, कहीं कहीं सेमी परमानेंट के अंतर्गत रखते हैं। सोल्डरिंग हो गया, इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, सेमी परमानेंट के अंतर्गत रखा जाता है। टेम्परेरी के और कौन कौन से एग्जांपल हो जाएंगे, तो की हो गया, स्क्रू हो गया, नट बोल्ट, ये सब जो ज्वाइंट होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, टेम्परेरी ज्वाइंट के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वो पोजीशन जिसमें वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है, वो कौन सी पोजीशन होती है वेल्डिंग की जिसमें वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है, तो होती है फ्लैट पोजीशन। मान लीजिए इस प्रकार से आपकी वर्क पीस है, तो इस पर वेल्डिंग करना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। और सबसे कठिन वेल्डिंग करना किस पोजीशन में होता है, तो ओवरहेड पोजीशन होती है। जमीन सर के ऊपर जब हमें कभी वेल्डिंग करनी होती है, छत वगैरह की वेल्डिंग करनी होती है, अपने से ऊपर सर के ऊपर वेल्डिंग, ओवरहेड वेल्डिंग, वो क्या होती है, सबसे कठिन होती है। और सबसे आसान कौन होती है, फ्लैट पोजीशन वाली वेल्डिंग सबसे आसान होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि एक श्रमिक बिजली के झटके से पीड़ित है तो उसे क्या करना चाहिए। तो अगर किसी को वर्कशॉप में कोई कार्य करते समय बिजली का झटका लग गया है तो क्या करना चाहिए, उसे गर्म रखना चाहिए और उसे ढकना चाहिए। ठीक, उसे ढक के क्या करना चाहिए, गर्म रखना चाहिए, ना कि उसे अल्कोहल पिलाना, कोल्ड ड्रिंक या फिर चलने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे उसकी इंजरी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। उसे गर्म से गर्म रखने का प्रयास करना चाहिए, कंबल वगैरह से ढक के रखना चाहिए। नेक्स्ट, वेल्डिंग शॉप में किस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया गया, फोम टाइप, ड्राई पाउडर, CO2 या फिर हेलिंग एक्सटिंग्विशर। तो मोस्टली कैंडिडेट इस कंडीशन में क्या करते हैं, हेलिंग एक्सटिंग्विशर की तरफ जाते हैं, लेकिन ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो CO2 एक्सटिंग्विशर होगा, क्योंकि इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम फ्लेमेबल लिक्विड पर भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसे इलेक्ट्रिक वाले इक्विपमेंट की जो आग होती है, इलेक्ट्रिक की आग होती है, उस पर भी प्रयोग किया जा सकता है। कुकिंग गैस वाली जो आग होती है उस पर भी प्रयोग किया जा सकता है। तो मल्टीपर्पज़ के लिए इसे हम प्रयोग करते हैं, इसलिए वेल्डिंग शॉप में इसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है CO2 एक्सटिंग्विशर की। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क किस प्रकार की होती है। तो जो वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है वो आर्क, वो कैसी होती है, लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज। ठीक, किस प्रकार की करंट वहां पर प्रयोग की जाती है, वेल्डिंग आर्क, ऐसी आर्क प्रयोग की जाती है जिसका वोल्टेज क्या होना चाहिए, लो से लो होना चाहिए, और करंट डिस्चार्ज क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो लो वोल्टेज हाई करंट वाली आर्क वेल्डिंग शॉप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो हमें क्या होती है, स्रोत से धारा प्राप्त होती है, वो क्या होती है, बेसिकली हाई वोल्टेज की धारा हमें स्रोत से प्राप्त होती है, और उस हाई वोल्टेज को हमें क्या करना होता है, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, जो कि क्या करता है, हाई वोल्टेज और लो डिस्चार्ज वाले करंट को क्या करता है, लो वोल्टेज और हाई करंट डिस्चार्ज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ठीक, तो आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन रिलेट करके आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात की जाए, वेल्डिंग मशीन जिसका प्रयोग AC वेल्डिंग सप्लाई को DC वेल्डिंग सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो कौन सा होता है, तो बेसिकली वो होता है हमारा रेक्टिफायर सेट। रेक्टिफायर सेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो AC वेल्डिंग सप्लाई को DC वेल्डिंग सप्लाई में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, DC वेल्डिंग में पोलैरिटी में परिवर्तन के कारण बेस धातु और इलेक्ट्रोड के बीच ताप विभाजन संभव होता है। ताप का विभाजन किस प्रकार से होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पोलैरिटी क्या होती है, बेसिकली करंट के बहने की दिशा होती है, कि करंट किस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रहा है, वही क्या होती है, पोलैरिटी होती है। तो पोलैरिटी में अगर बात की जाए तो बेस
पोलैरिटी में परिवर्तन क्या है, बेस धातु और इलेक्ट्रोड के बीच ताप का विभाजन होता है। मीन्स जो यहाँ पर हीट होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जो बेस मेटल होता है और जो इलेक्ट्रोड होता है उसके बीच हीट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये पूछा गया है किस प्रकार से होती है। तो पॉजिटिव में अगर बात की जाए तो 2/3 होती है, और निगेटिव में क्या होती है, 1/3 होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव में 2/3 होती है और निगेटिव में 1/3 होती है। पोलैरिटी को हम वीडियो के लास्ट में डिटेल में समझेंगे, तो अभी आप इस क्वेश्चन को समझिए, बाद में इसे हम डिटेल में समझने वाले हैं। नीचे वेल्डिंग मशीन का साइज किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो वेल्डिंग मशीन का साइज इस पर डिपेंड करता है कि वो कितना हमें आउटपुट पावर दे रही है। तो आउटपुट एम्पियर के द्वारा क्या करते हैं, वेल्डिंग मशीन के साइज को प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रोड का साइज किसके द्वारा लिया जाता है। तो इलेक्ट्रोड का साइज उसके कोर वायर के डायमीटर के द्वारा लिया जाता है। भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रोड का साइज किसके द्वारा लिया जाता है। तो उसके कोर वायर डायमीटर के द्वारा इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड कोटिंग के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है, मीन्स इलेक्ट्रोड पर आप सभी ने देखा होगा फ्लक्स की कोटिंग की हुई होती है। तो फ्लक्स की कोटिंग क्यों की जाती है, तो बेसिकली वो आर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए, आर्क को स्थिर करने के लिए क्या कहता है, उस पर फ्लक्स की कोटिंग की जाती है। ठीक, जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं जो फ्लक्स होता है इसके चारों तरफ क्या करता है, एक शील्डिंग गैसों का आवरण बना लेता है, जिससे बाहर की जो गैसें होती हैं यहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाती हैं, और हमारी आर्क क्या होती है, स्टेबलाइज होती है। स्टेब्लिश स्थिर रूप से कंटिन्यू जलती रहती है। तो आर्क को स्टेब्लिश करने के लिए बेसिकली उस पर क्या किया जाता है, कोटिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इलेक्ट्रोड बेसिकली 2 स्टैंडर्ड लंबाइयों में बनाए जाते हैं, तो लंबाई कौन सी है। तो ये होती है 350 और 450। 350 mm और 450 mm दो स्टैंडर्ड साइजों में बेसिकली इलेक्ट्रोड का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ऑक्सीजन और एसिटिलीन होसेस के रंग कौन कौन से हैं। मीन्स ऑक्सीजन का जो होस पाइप होता है उसका रंग कौन सा होता है, और एसिटिलीन पाइप होती है उसका रंग कौन सा होता है। तो ऑक्सीजन के लिए कौन सा होता है, काला होता है, और एसिटिलीन के लिए मैरून रंग के कोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अगर काला रंग की होस है तो किसकी हो जाएगी, ऑक्सीजन की हो जाएगी। मैरून है तो किसकी हो जाएगी, एसिटिलीन की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन को किस में डिजॉल्व किया जाता है। जो बेसिकली एसिटिलीन होती है वो प्योर नहीं उसमें पाई जाती, उसको एक अलग प्रकार का हमारा केमिकल होता है, उसमें हम क्या कर रहे थे, उसको डिजॉल्व किए होते हैं। तो कौन सा केमिकल होता है एसीटोन। एसिटिलीन को किस में डिजॉल्व किया होता है, एसीटोन में घुली हुई होती है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, कटिंग ब्लो पाइप के टिप में सेंटर होल का कार्य क्या होता है। आप सभी ने जो नोजल होता है उसको ब्लो पाइप उसमें देखा होगा कि कुछ बाहर कुछ इस प्रकार की ओरिफिक होती है, यहाँ पर बेसिकली होल्स बने होते हैं, अंदर सेंटर में क्या सेंटर होल होता है। तो इस सेंटर होल का कार्य क्या होता है, यही पूछा गया। तो सेंटर होल का कार्य क्या होता है, कटिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करता है। जब कभी हमें वेल्डिंग के द्वारा क्या करना होता है, मेटल की कटिंग करनी होती है। ठीक, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस का हम प्रयोग करते हैं कटिंग के लिए, बेसिकली किसके द्वारा आती है, जो सेंटर होल होता है उसी के द्वारा सप्लाई की जाती है। तो सेंटर होल का काम क्या होता है, मेटल को कट करने के लिए ऑक्सीजन को सप्लाई करना, ये मेन उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। नेक्स्ट, कास्ट आयरन में ऐसे दो कौन से एलिमेंट हैं जिसके कारण गैस के द्वारा कटिंग करने में बहुत मुश्किल होती है, और कटिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कास्ट आयरन की, किस किस तत्व के कारण। तो आप सभी को पता है कास्ट आयरन में एक तो ग्रेफाइट पाया ही जाता है, उसके साथ और क्या होता है, तो उसके साथ होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन और ग्रेफाइट के कारण क्या होता है, कास्ट आयरन की कटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। उसको क्या करते हैं, काफी हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, गहरे पानी के नीचे कटिंग के लिए किस ईंधन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ये होती है हाइड्रोजन गैस। कई बार पूछा जाता है समुद्रों में हमें पानी के नीचे क्या करनी है, वेल्डिंग करनी है, तो कौन सी गैस प्रयोग करते हैं, तो भी हाइड्रोजन गैस होती है। या पूछा जाए गहरे पानी के नीचे कटिंग के लिए किस गैस का प्रयोग करेंगे या किस ईंधन का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस सही हो जाएगी। नेक्स्ट, यदि फ्लेम के इनर कोर की लंबाई L है तो टिप से मेटल की दूरी कितनी होनी चाहिए। जो हमारी टिप होती है जहाँ से आर्क निकल रही होती है उससे और बेस मेटल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। अगर L क्या है, लंबाई है, ठीक, इनर कोर की लंबाई है, तो कितनी होनी चाहिए, L+2 mm होनी चाहिए। मीन्स जो इनर कोर की लंबाई होती है उससे बेस मेटल की दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 mm होनी चाहिए। तो टोटल यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगी, यदि फ्लेम के इनर कोर की लंबाई L mm है तो टिप से धातु की दूरी L+2 mm हो जाएगी। नेक्स्ट,
कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए सही फ्लेम कौन सा होता है? मीन्स कटिंग करने से पहले मेटल को क्या करते हैं, प्री हीट करते हैं। तो प्री हीटिंग के लिए कौन सा मेटल पर कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो उसके लिए बेसिकली प्रयोग की जाती है न्यूट्रल फ्लेम, जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, समान होता है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। तो न्यूट्रल का प्रयोग किया जाता है बेसिकली प्री हीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, गैस कटिंग करते समय नोजल को कितना दूर रखना चाहिए कार्य से? तो जो हमारा वर्कपीस है उससे नोजल को कितना दूर रखना चाहिए कटिंग करते समय? तो कार्य से लगभग 5 mm के दूर होना चाहिए, क्योंकि जो 2 से 3 mm उसकी फ्लेम ही हो जाती है। अब फ्लेम से वर्कपीस के बीच भी 2 mm का गैप चाहिए होता है, और 3 अगर हम फ्लेम की लंबाई ले लें तो टोटल कार्य से 5 mm की दूरी होनी चाहिए नोजल की गैस कटिंग करते समय। ठीक, नेक्स्ट, कटिंग करते समय यदि ब्लो पाइप को बार बार आगे पीछे मूव किया जाए तो रैप जो यहाँ कर्व होता है वो किस प्रकार बनता है? तो अगर हम क्या करते हैं, आगे पीछे उसको बार बार मूव करते हैं तो रेप होती है, जो वहाँ पर चौड़ाई होती क्या होती है, बड़ी बनती है। रेप क्या बनेगा, बड़े साइज का वहाँ पर रेप बनेगा। गैस कटिंग में यदि धातु बहुत कम ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है तो क्या होगा? मीन्स गैस कटिंग करते समय यदि हम ऑक्सीजन की सप्लाई क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और एसिटिलीन की सप्लाई क्या कर देते हैं, अधिक कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो आपको पता है ऑक्सीजन क्या करता है, कटिंग करने का काम करता है। जब ऑक्सीजन कम सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, धातु हमारी पूर्णतः कट नहीं पाएगी। ठीक, तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है कि धातु जो है वो प्रॉपरली कट नहीं हो पाएगी अगर हम क्या कर देंगे, एसिटिलीन सॉरी ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देंगे तो। नेक्स्ट, गैस कटिंग में टॉप एज पिघल कर गोल हो गया है। मान लीजिए कटिंग कर रहे थे तो ये टॉप एज क्या होगा, पिघल कर कुछ गोल आकार का हो गया। ठीक, और काटा गया फेस स्मूथ नहीं है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका केवल एक ही कारण हो सकता है, टॉप एज पिघलेगा कब, जब पिघलेगा जब वहां पर ऑक्सीजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, इसीलिए वहां पर पूछा गया है कि गैस कटिंग में टॉप एज जो है पिघल गया, पूर्ण रूप से पिघल गया, गोल हो गया, बट जो काटा गया फेस है वो क्या है, स्मूथ नहीं है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि बहुत अधिक कटिंग ऑक्सीजन प्रेशर वहां पर सप्लाई की गई है, तो ऑक्सीजन अधिक होने के कारण वो पूर्ण रूप से मीन्स कट नहीं, फेस स्मूथ नहीं है, और टॉप एज उसका क्या हो गया, पिघल गया है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, गैस कटिंग द्वारा काटी गई प्लेट के कट में ग्रूव्स और खींची गई लाइनें दिखाई देती हैं, तो इसका कारण क्या होता है, किस कारण से वहाँ पर ग्रूव्स और खींची गई लाइनें दिखाई देती हैं? तो ये एक ही कंडीशन में होता है, जब जब हमारा जो नोजल का टिप होता है कटिंग सरफेस के काफ़ी पास में होता है, तो कटिंग करते समय वहाँ पर हमें ग्रूव्स दिखाई देती हैं और वहाँ पर लाइनें भी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट, गैस कटिंग, गैस द्वारा काटी गई प्लेट में कट हाई क्वालिटी का है, यद्यपि वर्टिकल खींची गई लाइनों के कारण कुछ सरफेस रफनेस है। ये जो हमारी कटिंग की क्वालिटी है काफ़ी हाई क्वालिटी है, फिर भी वहाँ थोड़ी बहुत क्या है, कुछ सरफेस रफनेस है वर्टिकल खींची गई लाइनों के कारण। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो कटिंग काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है, इसका मतलब है कि जो हम कटिंग स्पीड रखें, हमारी कटिंग स्पीड क्या है, काफ़ी कम है। कम कटिंग स्पीड पे ही क्या होगा, हमारी में जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी होगी, और वहाँ पर थोड़ी वर्टिकल लाइनें भी आपको दिखाई देंगी, क्योंकि ट्रेवल स्पीड क्या है, बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग प्रोसेस में प्रयोग किए जाने वाले कटिंग नोजल का साइज किस पर निर्भर करता है? मान लीजिए किसी मेटल शीट की आपको कटिंग करनी है, अब कटिंग करते समय जो वहाँ पर साइज है नोजल का वो किस पर डिपेंड करता है? तो केवल एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है, वो होता है काटी जाने वाली धातु की थिकनेस पर। मीन जो मेटल आपको कट करना है उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, इसी पर डिपेंड करता है उसका मीन्स क्या, जो नोजल का साइज होता है। ठीक, तो आशा करते हैं 26 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। अगर इसमें से कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं थोड़ा बहुत देख लेते हैं कुछ बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वेल्डिंग से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे पूछी जाती है कि जो ये वेल्डिंग होती है कितने प्रकार की होती है? तो आप सभी को पता है, अगर बात की जाए वेल्डिंग की क्लासिफिकेशन की, तो अकॉर्डिंग टू जॉइंट के आधार पर ये पूछा जाता है। तो एक होता है ऑटोजीनियस वेल्डिंग और एक होता है हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। इसी ऑटोजीनियस को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसी कंडीशन जिसमें
जो धातु है, एक ही धातु के मेटल को उसी धातु के फिलर रॉड से जोड़ा जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर हम माइल्ड स्टील मेटल है और उस माइल्ड स्टील को क्या कर रहे हैं, माइल्ड स्टील के रॉड से ही जोड़ रहे हैं, तो ऐसी वेल्डिंग क्या कहलाती है, ऑटोजीनियस या फिर होमोजीनियस वेल्डिंग कहलाती है। हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि किसी भी धातु को किसी भी प्रकार की फिलर रॉड से हम जोड़ सकते हैं, बट क्या है, कंडीशन एक ही है कि जो फिलर रॉड का मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो क्या, जो बेस मेटल उससे कम या उसके बराबर हो सकता है। तो है होमोजीनियस में, ऑटोजीनियस में बेस मेटल और इलेक्ट्रोड दोनों एक ही धातु के होते हैं। और क्या नाम है, हेट्रोजीनियस में दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड और बेस मेटल अलग अलग मेटल के हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रेशर के आधार पर वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन किया जाए तो इसमें भी क्या होता है, दो होता है। एक होता है फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन मीन्स जो पूर्ण रूप से क्या होती है, गल जाती है। अब पूर्ण रूप से गल जाएगी तो उसमें प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इसे क्या कहते हैं, नॉन प्रेशर कहते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है, जो फ्यूजन वेल्डिंग होती है इसी को नॉन प्रेशर वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, धातुओं को उसके मेल्टिंग पॉइंट तक हम गर्म करते हैं और फिलर रॉड का प्रयोग करके क्या कर दिया जाता है, उसको जोड़ दिया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लीजिए आर्क वेल्डिंग हो गया, गैस वेल्डिंग हो गया, या फिर थर्मिट वेल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग हो गया, तो इस सब में हम क्या करते हैं, मेटल को उसके मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करते हैं और हीट करने के बाद उसे हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं फिलर रॉड का प्रयोग करके। नेक्स्ट जो आती है वो होती है प्रेशर वेल्डिंग। क्या होती है, प्रेशर वेल्डिंग है। प्रेशर है तो वहाँ पर फ्यूजन नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, मीन्स यहाँ पर उसको हम उसके मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, धातुओं को हल्का सा गर्म करते हैं, फिर उसके बाद उस पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं और उसको हम जोड़ देते हैं। इस प्रकार की जो वेल्डिंग होती है इसे हम प्लास्टिक वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। यह भी आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे फोर्ज वेल्डिंग हो गया, रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग हो गई, ये सभी किसके अंतर्गत आती है, सॉरी बेसिकली जो फोर्ज वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है ये किसके अंतर्गत आती है, प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। ठीक, तो ये दोनों आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग वो क्या होती है, फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। नॉन फ्यूजन के अंतर्गत एक आती है फोर्ज वेल्डिंग और दूसरी होती है आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो ये दोनों आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप मीन्स जो पॉइंट हमने वहां पर छोड़ दिया था, पोलारिटी। ठीक, पोलारिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं कि पोलरिटी क्या होती है। तो पोलरिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोड के मीन्स सॉरी करंट के बहने की दिशा होती है, फ्लो ऑफ करंट को आप क्या कह सकते हैं, पोलरिटी का नाम दे सकते हैं। पोलरिटी बेसिकली डीसी वेल्डिंग में ही होती है, क्योंकि एसी वेल्डिंग में तो ऐसा कोई होता नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर जो पोलरिटी होती है इसको हम क्या करते हैं, दो मीन्स दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी स्ट्रेट पोलरिटी और एक होती है रिवर्स पोलरिटी। कौन कौन सी होती, एक होती है स्ट्रेट पोलरिटी, एक होती है रिवर्स पोलरिटी। अब जो स्ट्रेट पोलरिटी होती है, ठीक, इसमें क्या किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रोड को हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो आपकी स्ट्रेट वाली पोलरिटी होती है, ठीक, और दूसरी होती है हमारी रिवर्स पोलरिटी। अब एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोड और एक होता है हमारे पास वर्कपीस जिसे जॉब कहते हैं। तो स्ट्रेट पोलरिटी में क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोड को हम निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और जॉब को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार क्या होता है, जो मीन्स करंट होती है उसमें जो हीट होती है वो बेसिकली जो उसका 34% होता है वो इलेक्ट्रोड पर रह जाता है। ठीक, 34% इलेक्ट्रोड पर रहता है और 66% हीट हमारी 66% हीट हमारी कहाँ होती है, वर्क पीस पर होती है। ठीक, जॉब पर होती है। इसलिए इसका प्रयोग बेसिकली हाई मीन्स हैवी ड्यूटी में किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रोड की बहने की दिशा होती है, सॉरी करंट के बहने की दिशा होती है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होती है। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव वाला क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और जो हमारी इलेक्ट्रोड है वो क्या है, निगेटिव से कनेक्ट है, तो इसलिए निगेटिव पर आपका कम हीट होगा और पॉजिटिव पर ज़्यादा हीट होगा। क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ हिट कर रहे हैं, पॉजिटिव वाले पर हिट कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पर, इसलिए वहां पर आपका हीट ज़्यादा होगा और निगेटिव पे हीट कम होगा। अब रिवर्स पोलरिटी की बात की जाए तो इसमें जस्ट क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। रिवर्स पोलरिटी में इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो किससे कनेक्ट होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और जो वर्कपीस होता है ये निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, आप सभी को पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स पोलरिटी कहते हैं। मीन्स जॉब से वर्कपीस की सॉरी वर्कपीस से इलेक्ट्रोड की तरफ आ रहे होते हैं।
तो यहाँ पर जो 66% हीट होती है वो इलेक्ट्रोड की तरफ होती है और वर्क पीस पर केवल 34% हीट होती है। तो इसलिए इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमें पतले सेक्शन की वेल्डिंग करनी होती है वहाँ पर इसका बेसिकली प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आई होगी। जैसे अब पतले शीट का मतलब क्या, शीट मेटल की वेल्डिंग करनी है या फिर कास्ट आयरन की वेल्डिंग करनी है या नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग करनी है, तो यहाँ पर आप रिवर्स पोलरिटी को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये आशा करते हैं आपको जो पोलरिटी थी, रिवर्स पोलरिटी है या फिर जो आपकी स्ट्रेट पोलरिटी है, ये दोनों आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है टिग वेल्डिंग के बारे में। ठीक, क्या पूछा जाता है, टिग वेल्डिंग, टीआईजी वेल्डिंग के बारे में। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो टिग वेल्डिंग का फुल फॉर्म क्या होता है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक, क्या होता है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है टीआईजी का फुल फॉर्म। अब ये पूछा जाता है टीआईजी और एमआईजी दोनों एक आपस में रिलेट होता है। एमआईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक, क्या होता है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है, या अगर एमएजी लिखा जा रहा है तो मेटल गैस आर्क वेल्डिंग भी हो जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोनों फुल फॉर्म आपको क्लियर होंगे। टीआईजी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो टीआईजी का फुल फॉर्म होता है टंगस्टर इनर्ट गैस वेल्डिंग। एमआईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है। एमआईजी को ही कई बार क्या कहा जाता है, एमएजी भी कहा जाता है, मीन्स मैग के नाम से भी जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। और ये एमएजी कब होता है, जब हम एक्टिव गैस के रूप में CO2 का प्रयोग करते हैं। ठीक, CO2 का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब बात किया जाए इन दोनों का, अगर थोड़ा इसको कोरिलेट किया जाए कि इनके बीच कोरिलेशन क्या होता है, तो बेसिकली जो टिग वेल्डिंग होती है इसमें हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, ऐसा इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं जिसकी खपत नहीं होती। ठीक, जैसे टंगस्टन का इलेक्ट्रोड हो गया, वो क्या होता है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। आप बस इसका काम क्या होता है, सर्किट को कंप्लीट करना होता है, बाकी ये कंज्यूम इलेक्ट्रोड नहीं होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसके इलेक्ट्रोड होल्डर में एक से अधिक क्या होते हैं, इनर्ट गैस आकार के इलेक्ट्रोड था। बेस मेटल क्या करते हैं, इसको मीन्स कवरिंग शील्डिंग प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। अब अगर पूछा जाए टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग या टीआईजी वेल्डिंग में कौन सी इनर्ट गैस प्रयोग की जाती है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आर्गन और हीलियम, यही दो गैसें होती हैं जो कि बेसिकली प्रयोग की जाते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए। ठीक, दूसरा यहाँ पर अगर एमएजी से देखा जाए, तो एमआईजी या एमएजी से, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, मीन्स इसमें जो इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाएगा वो क्या होगा, कंज्यूमेबल होगा। ठीक, और एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आता है कि इसमें हम इलेक्ट्रोड बिना फ्लक्स कोटिंग के प्रयोग करते हैं। ठीक है, मीन्स ऐसा इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं जो कि क्या होता है, फ्लक्स कोटिंग नहीं किया हुआ होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर कोटिंग नहीं होती उसे क्या कहते हैं, तो उसे वेयर इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहते हैं, बेयर इलेक्ट्रोड। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर फ्लक्स की कोटिंग नहीं होती है उसे वेयर इलेक्ट्रोड के रूप में हम जानते हैं। ठीक, तो इसमें हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए सेम वही है, आपका हीलियम का प्रयोग किया जाता है या फिर आर्गन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आशा करते हैं ये एमआईजी और टीआईजी भी आपको क्लियर हो गया होगा। इससे अगर कोई डाउट होता है तो भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में या फिर आप वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है कई बार ईवीडब्ल्यू के बारे में। ईवीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। ठीक, अब इसमें क्या होता है, बेसिकली पूछा जाता है कौन सी ऐसी वेल्डिंग विधि है जिसे हम निर्वात में करते हैं। ठीक, मीन्स उसे हम निर्वात में इनर्ट एटमॉस्फेयर में करते हैं, तो कौन सी वेल्डिंग विधि होती है, तो होती है ईवीडब्ल्यू, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होती है, जिसे हम निर्वात चैम्बर में करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उसमें टक्कर करवाया जाता है, जिससे क्या होती है, हीट जनरेट होती है और वेल्डिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनर्ट एटमॉस्फेयर में कौन सी वेल्डिंग होती है, तो होती है आपकी ईवीडब्ल्यू, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है आपसे थर्मिट वेल्डिंग के बारे में कि थर्मिट वेल्डिंग का प्रोसेस मीन्स इसमें कौन कौन से मीन्स
एलाइंग एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हम प्रयोग करते हैं आयरन ऑक्साइड और उसके साथ साथ एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग करते हैं। 3:1 रेशियो में ये प्रयोग किया जाता है। इसका बेसिकली कहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो जो रेलवे लाइन के गार्डर वगैरह हो गए, ठीक, रेल की पटरियाँ हो गई, शाफ्ट हो गए, तो वहाँ पर बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो इसमें 3 भाग आयरन ऑक्साइड, 1 भाग एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और जब इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो बेसिकली क्या होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। इससे ऊष्मा क्या होती है, इस पर इससे केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप बाहर निकलती है, ठीक, जिससे वेल्डिंग हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए कि कौन सी वेल्डिंग होती है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो कौन सी होती है आपकी थर्मिट वेल्डिंग होती है। कई बार यहाँ पर कोटिंग फैक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, तो कोटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है कोटिंग डायमीटर, मीन जो कोटिंग किया गया उसका डायमीटर बटा कोर वायर का डायमीटर। ठीक, क्या होता है, कोटिंग फैक्टर बराबर कोटिंग डायमीटर अपान कोर वायर का डायमीटर। ये सारी चीज़ें आप कॉपी पेन लेके नोट करते रहिएगा, क्योंकि इसका मीन्स पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए जनरेट नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे ओरल है आप लोग नोट करते रहेंगे। कोटिंग फैक्टर बेसिकली 3 प्रकार की होती है। ठीक, एक होती है लाइट ड्यूटी। लाइट ड्यूटी में कोटिंग फैक्टर कितना होता है, 1.25 से लेकर के 1.3 के बीच में होता है। मीडियम में क्या होता है, 1.3 से लेकर के 1.5 के बीच में कोटिंग फैक्टर होता है। और हैवी ड्यूटी के लिए क्या होता है, तो वहाँ पर 1.5 से लेकर के 2.2 के बीच में कोटिंग फैक्टर बेसिकली रखा जाता है। ठीक, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कई बार एग्जाम में कोटिंग फैक्टर का बेसिकली क्या पूछा जाता है, फार्मूला ही पूछा जाता है कि कोटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, बाकी बेसिकली यहाँ पर कोई विशेष चीज पूछी नहीं जाती है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रोड होल्डर होते हैं ये किस मेटल के बने होते हैं, तो इलेक्ट्रोड होल्डर किसके बनाए जाते हैं, कॉपर के एलॉय के बनाए जाते हैं। ठीक, जो भी कॉपर का एलॉय होता है, जैसे मान लीजिए पीतल हो गया, तो उसी से क्या बनाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रोड होल्डर आपके बेसिकली बने होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की बात की जाए, तो नेक्स्ट बेसिकली यहाँ आपसे पूछा जाता है आर्क लेंथ के बारे में। ठीक, आर्क लेंथ के बारे में, जो आर्क की लंबाई होती है उसके बारे में पूछा जाता है। तो आर्क लेंथ बेसिकली 3 प्रकार की होती, एक होती है शॉर्ट आर्क, एक होती है लॉन्ग आर्क और एक होती है करेक्ट आर्क। ठीक, तो ये शॉर्ट लॉन्ग करेक्ट आर्क क्या होता है, तो जब हमारे आर्क की लंबाई इलेक्ट्रोड के व्यास से कम होती है, ये जो इलेक्ट्रोड का डायमीटर है उससे क्या होगी, आर्क की लेंथ कम होगी, तो सॉरी उससे कम होगी, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे शॉर्ट आर्क। और जब आर्क की लेंथ जो है वो इलेक्ट्रोड के डायमीटर से क्या होती है, अधिक होती है, तो उसे लॉन्ग आर्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, जब हमारी आर्क की जो लंबाई होती है वो इलेक्ट्रोड व्यास के बराबर होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे करेक्ट आर्क के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कई बार इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको छोड़ के नहीं आना है। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको एग्जाम में क्या है, एक्स्ट्रा मार्क दिलाते हैं अगर आप इसे प्रिपेयर करके जाते हैं तो। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके लिए कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, तो नेक्स्ट बेसिकली यहाँ पर दोष वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी वेल्डिंग के क्या होते हैं, फॉल्ट्स होते हैं, जो इनर दोष होता है और बाहरी दोष होता है, लाइक पोरोसिटी हो गई, क्रैक्स हो गई, स्पैटर्स वगैरह हो गए, तो इन सबको बेसिकली आप एक बार बुक से रेफर कर लीजिएगा कि कौन कौन से दोष होते हैं, उसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है और वो दोष बेसिकली क्यों जनरेट होते हैं, तो सारा चीज़ थोड़ा एक बार आप क्या कर लेंगे, बुक से थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन जो है बेसिकली पूछा जाता है सिलेंडर से बारे में। ठीक, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, एसिटिलीन सिलेंडर होता है, सिलेंडर से बेसिस यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसिटिलीन सिलेंडर के बारे में और ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। तो पूछा जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर पे कौन सी थ्रेड कटी होती है, एसिटिलीन सिलेंडर पे कौन सी थ्रेड कटी होती है, इसका रंग कैसा होता है और इसका रंग कैसा होता है। तो बेसिकली यही 2 चीज़ यहाँ से आपसे बेसिकली यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो अगर बात की जाए एसिटिलीन सिलेंडर की, तो इस पर लेफ्ट हैंड थ्रेड होती है और इसका रंग कैसा होता है, मैरून होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का राइट हैंड थ्रेड होती है, कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है।
अगर इतना भी आप ध्यान में रख ले जाते हैं तो दिक्कत नहीं होने वाली है, आप एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो फ्लेम की बात की जाती है, टाइप ऑफ फ्लेम की, कि कितने प्रकार की फ्लेम होती है। तो बेसिकली फ्लेम आपकी 3 प्रकार की होती है। एक होती है न्यूट्रल फ्लेम, एक होती है आपकी कार्बोराइजिंग फ्लेम, एक होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम का मतलब क्या है, इसमें उदासीन ज्वाला के नाम से जानते हैं इसको। एसिटिलीन और ऑक्सीजन की बेसिकली रेशियो क्या होता है, समान होता है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है वो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का होता है। तो न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग पूछा जाता है कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग स्टील की वेल्डिंग के लिए, या फिर अगर आपको एलॉय स्टील की वेल्डिंग करनी है तो उसके लिए बेसिकली न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। अब अगर आपसे कार्बोराइजिंग फ्लेम के बारे में पूछा जाए कि यह कार्बोराइजिंग फ्लेम क्या होती है, तो कार्बोराइजिंग फ्लेम बेसिकली इसमें एसिटिलीन की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोराइजिंग फ्लेम कहते हैं। सबसे कम टेम्परेचर कार्बोराइजिंग का होता है, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस से 3040 डिग्री सेल्सियस के करीब इसका टेम्परेचर होता है। न्यूट्रल वाले का टेम्परेचर लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। और जो कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है इसका प्रयोग किसकी वेल्डिंग के लिए किया जाता है, तो कार्बोराइजिंग फ्लेम का हम बेसिकली प्रयोग करते हैं तो स्टेलाइट हो गया या फिर केस हार्डिंग वाले जो मेटल्स होते हैं वहाँ पर उसके वेल्डिंग के लिए हम कार्बोराइजिंग फ्लेम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगर ऑक्सीडाइजिंग के बारे में पूछा जाए तो ऑक्सीडाइजिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और एसिटिलीन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर लगभग 3350 डिग्री सेल्सियस के करीब इसका टेम्परेचर होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है उसका प्रयोग नॉन फेरस मेटल के लिए, किसकी, नॉन फेरस मेटल के लिए जो अलोह धातुएं होती हैं लाइक ब्रास हो गया या फिर ब्रोंज हो गया, तो इसकी वेल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ जिसमें हम कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बीच शेयर करें। वीडियो में और कैसे सुधार किया जा सकता है, जो भी आपका राय है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो कीप इन टच, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।